स्टूडेंट्स, आज मैं 7वें चैप्टर के छठे लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी हेडिंग है विकास की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इसको समझने के लिए हमको ह्यूगो डी व्रीस के इस सॉल्टेशन क्रियाविधि को समझना होगा। तो हम आपको एक नोट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने लेक्चर को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए और अपने उत्तर पुस्तिका में इसको नोट के रूप में उतारिए। बच्चों, ह्यूगो डी व्रीस के अनुसार विकास की क्रियाविधि सॉल्टेशन होती है। सॉल्टेशन का मतलब होता है असंतति। ह्यूगो डी व्रीस 1901 ने जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बताया वे विकास एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है। अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसमें असंतति या परिवर्तन या सॉल्टेशन के कारण नई प्रजाति बन जाती है। वो धीरे धीरे स्थिर होती है परिवर्तन, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो करेक्टर परावर्तित होता है, जिससे एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। जैव विकास में विभिन्नताएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न होने पर नए लक्षण पैदा होते हैं, और इस प्रकार नई अर्थात विभिन्नताओं का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। किसके अनुसार? ह्यूगो डी व्रीस के अनुसार। अब आप आइए डार्विन ने भी विभिन्नताओं को अपना मत दिया। उनके अनुसार विभिन्नताएं ही विकास के आधार माना। कौन? डार्विन ने। लेकिन यह नहीं बता सके कि विभिन्नताएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, यह नहीं बता सके। लेकिन डार्विन ह्यूगो डी व्रीस ने बताया। ह्यूगो डी व्रीस पहले ही अपने प्रयोग के आधार पर विभिन्नताएं उनसे निरंतर होने वाले परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन कारण उत्पन्न होती है, बताया। अब आगे हम देखते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसी जीन में अचानक परिवर्तन होने वाले लक्षणों में परिवर्तन होता है, जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, अचानक। अब इसमें क्या क्या होता है? उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं, जन्य कोशिकाओं दोनों में हो सकता है। कायिक कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता है। डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीस ने 1901 में उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन के प्रकार, पहले आप उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़िए। 2 प्रकार का होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीनी उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या, उनके संरचना में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? अब आपके समझ में आ गया होगा। अगला है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। एक कई प्रकार का होता है। पहला है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन है। उनकी संख्या एक निश्चित होती है हर व्यक्ति में, और उसके युग्मकों में या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। अब ये कई प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का देखिए। ए सुगुणित या यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है? जब गुणसूत्र अगुणित सेट में संपूर्ण रूप से वृद्धि होती है, इसे यूप्लॉइडी कहते हैं। इस प्रकार जीवों को यूप्लॉइड कहते हैं। सत्य बहुगुणता भी कहते हैं। इसमें सेट, एक सेट में, अगुणित सेट में, जैसे मानव के शरीर में अगुणित सेट कितना हुआ? 23 अगुणित सेट। तो इसमें परिवर्तन होता है। अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 3 गुनी हो, टेट्राप्लॉइड, 4 गुनी हो टेट्राइड, और 5 गुनी पेंटालाइड, 6 गुनी हो तो हेक्सालाइड, कई गुनी हो तो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ये हुआ सगुणित, अर्थात जीवों के अगुणित सेट में वो हो जाता है। अगला है
अगर किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, अगला है अगु सुगुणित, जब एक या दो गुणसूत्र अधिक या कम हो जाते हैं द्विगुणित गुणसूत्रों में, तो ये हो गया अगुणितता। इसे अगुणितता कहते हैं। जैसे जब गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या क्या है, 46 मानों में 46, या इसको कह सकते हैं 2n, या इसको कह सकते हैं 2 गुणे 23। ये हुआ मानव के शरीर में मानव में गुणसूत्रों की संख्या, ये द्विगुणित कहलाता है। कमी और हेलोप्लाइडी कहते हैं, कमी हेलोप्लाइडी। और इसमें जैसे फार्मूला है 2n-1, एक कम हो गया तो इसको गुणसूत्र की मोनोसोमी कहेंगे। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का एक उदाहरण है। टर्नर सिंड्रोम में यही होता है, 2n-1 हो जाता है। अब आगे आते हैं, युग्मक की कमी हो या नालीसोम, 2n इसमें होता है 2n-2, तो नालीसोम हो गया। इस प्रकार से गुणसूत्रों की ट्राइसोम यदि जुड़ जाता है 2n+1 हो गया तो ट्राइसोम हो गया। डाउन सिंड्रोम और मंगोलियन सिंड्रोम एक उदाहरण ट्राइसोम का उदाहरण है। ये 2n+1 के कारण होता है। अब आगे आता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है, ये कई प्रकार का है। आप यहाँ देख लीजिए, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, इंसर्शन। अब इन्वर्जन क्या है, मुख्य ये है ABCD, ये मुख्य हुआ। अब इसका इन्वर्जन होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E और D, यहाँ पर E इधर आ गया और D इधर आ गया, C इधर आ गया, D यहीं पर है, C इधर, यहाँ पर देखिए C इधर है तो इधर E आ गया और ये हो गया, ये हो गया। इन्वर्जन माने एक दूसरे का इधर उधर हो जाना। डुप्लीकेशन, बढ़ जाना, DD। यहाँ पर देखिए जो सिंपल गुणसूत्र है उसमें जो जीन्स है वो इस क्रम में है, यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया, DD ये हो गया। फिर इसके बाद डिलीशन, मिट जाना, हट जाना। यहाँ पर देखिए C गायब हो गया, यहाँ से C गायब है। और यहाँ पर देखिए इंसर्शन, घुस जाता है, ABC D, L, एक L आ गया जो अलग तरह का जीन, दूसरे जीन है। और इसी पर ट्रांसलोकेशन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। देख लीजिए, ये होना चाहिए ये, यहाँ पर देखिए। और इसका डुप्लीकेट ये है, तो इसमें देखिए ये हो गया और डुप्लीकेट। तो एक ट्रांसलो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम्स के कारण जो है वो हो जाता है। अगला है, इसमें देखिए विलोपन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ये तो हमने बता दिया ऊपर चित्र द्वारा। अब आगे आप देखेंगे जीन उत्परिवर्तन। अगला आता है जीन उत्परिवर्तन। किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई जीन होती है, जैसा आप जानते हैं। आनुवंशिक इकाई जीन, अर्थात जीन के कारण कोई करैक्टर प्रदर्शित नहीं कर सकता। और इस प्रकार सूक्ष्म स्तर पर होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन को जीनी परिवर्तन कहते हैं या जीनी म्यूटेशन कहते हैं, जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। आणविक स्तर पर DNA में परिवर्तन होता है। DNA, अब DNA क्या है देखिए, आप तो जानते हैं। DNA मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, इसमें ये बेस हुआ, बेस में A और A के साथ हमेशा T, ठीक है। और यहाँ पर S और G लगा हुआ है, शुगर और P है। तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, इनके प्लेस में परिवर्तन होता है।
न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर होने के कारण डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए के एक अणु में अधिक प्रतिलिपि तैयार हो जाना, ये जो नाइट्रोजन बेस हैं इसके एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन, साइटोसिन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। यानी ए के स्थान पर जी और सी के स्थान पर टी आ जाए तो जीनी उत्परिवर्तन कहते हैं, जैसा हमने यहाँ पर आपको दिखा दिए। और देख लीजिए, ये एक डीएनए की ये है, एक के साथ हमेशा टी जुड़ता है, और ए जी है, जी के साथ हमेशा सी जुड़ता है। अब इनका परिवर्तन जब होता है तो ये दो प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन कहते हैं। इसमें ये देख लीजिए, प्रतिस्थापन स्टार्टिंग हमारा जो नॉर्मल है ये है, और सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन हो रहा है, जी और टी आ गया, ये यहाँ पर स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा है सी ट्रांसवर्सर, दूसरा है ट्रांसवर्सन, ये है इधर से उधर हो जाना, सी जी ऊपर से नीचे हो गया, और ये टी ए, तो इसे कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। आगे आता है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। किसी एक नाइट्रोजन क्षार के डीएनए अणु में निवेशन या विलोपन से फ्रेम उत्परिवर्तन होता है। किसी नाइट्रोजन क्षार के डीएनए में निवेशन या विलोपन हो जाता है तो वहाँ पर फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन हो जाता है। इसमें अमीनो अम्ल की व्यवस्था और प्रोटीन परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण उत्परिवर्तन के सिद्धांत, इसमें क्या क्या सिद्धांत में कच्चे माल, उत्परिवर्तन असंतुलित रूपांतरण विकास के कच्चे माल कहे जाते हैं। म्यूटेशन अचानक होते हैं, वे तुरंत चालू हो जाते हैं। डार्विन की निरंतरता विद्युतता उतार चढ़ाव के विपरीत उत्परिवर्तन प्रजाति के माध्य या सामान्य चरित्र के आसान नहीं घूमते। यह एक ही प्रकार के उत्परिवर्तन कई प्रजातियों में व्यक्तियों में दिखाई दे सकते हैं। एक ही प्रकार का उत्परिवर्तन कई में हो सकता है। उत्परिवर्तन अंतर्निहित माने अंदर से होता है। उत्परिवर्तन सभी बोधगम्य दिशाओं में दिखाई देता है, माने कहीं भी हो सकता है, किसी अंग में हो सकता है। उत्परिवर्तन प्राकृतिक द्वारा चुने गए हैं और घातक उत्परिवर्तन समाप्त करता है। बेकार और कम हानिकारक वाले संतान में बनी रह सकती है, ये भी संभावना है। प्लस और माइनस दोनों होता है उत्परिवर्तन से कैरेक्टर। नई जातियों का उत्पादन होता है। एकल उत्परिवर्तन से कई नई जातियों का उत्पादन हो जाता है। विकास एक झटकेदार असंतोषजनक प्रक्रिया है। इसके अनुसार ह्यूगो डी व्रीस के अनुसार विकास क्या है, एक झटकेदार अचानक होता है और असंतोषजनक है। म्यूटेशन थ्योरी के पक्ष में, अब ह्यूगो डी व्रीस के पक्ष में मत दिए हैं लोग। उत्परिवर्तन वास्तव में सभी विविधताओं का स्रोत है। इसके एक विकास का प्रमुख कारण है। उत्परिवर्तन प्रगति और विकास दोनों प्रकार से समझा जा सकता है, और अनुपात सभी व्यक्तियों उनके भागों में समान नहीं है। उत्परिवर्तन सिद्धांत में दोनों परिवर्तन अपरिवर्तित रूपों की घटना की व्याख्या करता है। यह हो गया उत्परिवर्तन। भूतकाल में कई उत्परिवर्तन प्रकट हुए, पहले की व्याख्या कर रहे हैं। उत्परिवर्तन भी प्रेरित होते हैं, ये नई किस्म को जन्म देते हैं। जैसे इसमें एक है एनकॉन भेड़, छोटे पैर वाली किस्म है, अचानक दिखाई दिया इसमें। मैसाचुसेट्स में, ये मैसाचुसेट्स जो है टाइप वो हुआ स्थान जहाँ पर इन भेड़ों में एनकॉन में देखा गया। तो इस प्रकार से देखे नई किस्मों का जो है विकास हो गया। पौधों में इसी प्रकार होता है, और म्यूटेशन के बाल रहित बिल्लियाँ भी होती हैं। तो ये सब म्यूटेशन के कारण हुआ, जो एग्जाम्पल दिया गया। और ह्यूगो डी व्रीस के मत में और उनके खिलाफ, म्यूटेशन थ्योरी के खिलाफ आलोचनाएं भी हुई। उसको देखिए, ह्यूगो डी व्रीस के ओपेनथेरा लैमार्कियाना जो पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया था,
एक सामान्य पौधा नहीं था, लेकिन गुणसूत्रों के विचलन के साथ जटिल विषमयुग्मी रूप था। इसको वैज्ञानिकों ने इसके जो उन्होंने फर्स्ट प्रयोग को दर्शाया था लाइमेरिकियाना में, क्योंकि उसका विरोध उन्होंने किया। प्राकृतिक उत्परिवर्तन आम नहीं है, जैसा कि वुडब्रिज ने होने के लिए सोचा था। अधिकांश उत्परिवर्तन नकारात्मक या प्रतिगामी होता है। वैज्ञानिकों को मानना नकारात्मक होता है, जो विनाश हो जाता है, जिससे नष्ट हो जाता है। उत्परिवर्तन आमतौर पर पुनरावृत्ति होते हैं, जबकि विकास में भाग लेने वाले लक्षण आमतौर पर प्रमुख होते हैं। ये अंतर हो गया। और उत्परिवर्तन सिद्धांत संतोषजनक ढंग से मिमिक्री, फलों की पारस्परिक निर्भरता और परागणकारी कीटों के विकास की व्याख्या नहीं कर पाता है। और यह सिद्धांत प्राकृतिक और भूमि का व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन को जो है कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना कर कहा कि उत्परिवर्तन को विकास से जोड़ना जो है अच्छी बात नहीं है। अब ह्यूगो डुब्रिज के सिद्धांत का महत्व क्या है? यह सिद्धांत उत्परिवर्तन पर सीधा ध्यान देता है, लेकिन बाद में सोचा गया कि अकेले उत्परिवर्तन से विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए म्यूटेंट का प्राकृतिक चयन और अलगाव भी आवश्यक होता है। ये जो है सिद्धांत का महत्व है, जो कि उत्परिवर्तन करते हैं कारक उनका भी, और प्राकृतिक ये कंडीशन देता है कि यहाँ पर उत्परिवर्तन हो। अब आगे हम थोड़ी सी आपको और ले चलते हैं विभिन्नताओं की तुलना। डार्विन की जो विभिन्नताएं हैं और ह्यूगो डुब्रिज की जो उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, उसमें क्या अंतर है देखिए। ये छोटी छोटी होती है, डार्विन ने कहा छोटी छोटी, और ये बड़े बड़े होते हैं ह्यूगो डुब्रिज। दिशात्मक होती हैं, ये दिशाहीन होती है, कभी हो सकता है किधर हो सकता है। ये दिशात्मक लय में होती है। इनका विकास धीरे धीरे होता है, इनका विकास तेजी से अचानक होता है। इनसे विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा होता है, इनका विकास अचानक बड़ा होता है। जीव में छोटे परिवर्तनों के रूप में प्रकट होते हैं और जीव में बड़े बड़े परिवर्तनों के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है विभिन्नता। और ह्यूगो डुब्रिज और डार्विन का जो एक विकास, दोनों दिग्गज हैं और विकास के लिए दोनों ने बड़ा काम किया है ये एवोल्यूशन के लिए, और इसलिए अपना अपना सिद्धांत दोनों ने दिया। तो बच्चों इसको आप उतारें और मेरे चैनल विषय विज्ञान को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें, विषय विज्ञान बायोलॉजी को, और इसका प्रचार प्रसार दूसरे बच्चों में भी करें। अगले लेक्चर का इंतज़ार करें।